एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूनिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो फटाफट रेडी हो जाओ, आज का वीडियो लेकर आई हूँ मैं मेरे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत टेंशन था, पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई, उसी में कैसे पास होंगे। कहा था मैंने मेरे वीडियो में कि एक चैप्टर सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, पास तो हो जाओगे। परसेंटेज लाना है तो दूसरे चैप्टर देखना। तो वो एक चैप्टर जिसको पढ़कर इतना तो है कि पास से तो क्रॉस हो जाओगे, वो है आपका चैप्टर नंबर 4। तो क्या है चैप्टर नंबर 4 का नाम? बिजनेस सर्विस। सर्विस क्या होती है वो समझो। बिजनेस का मतलब पता है, जहां पे मैं किसी चीज को प्रोड्यूस करती हूँ, बनाती हूँ, फिर उसको मार्केट में बेचती हूँ ताकि उस चीज से मुझे पैसा मिल सके, उस चीज से मुझे प्रॉफिट मिल सके। बिजनेस का मतलब समझ गया, बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपका चैप्टर का जो नाम है उसमें एक पार्ट क्लियर। अब सेकेंड पार्ट देखो क्या है, सर्विस। तो सर्विस का पार्ट समझो क्या है। सर्विस आर इनटेंजिबल इन नेचर। क्या बोला है उसने? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसको मैं टच नहीं कर सकती, जिसको मैं देख नहीं सकती। एक एग्जांपल देखो, आपने अपने घर से एक रिक्शा लिया अपने क्लासेस तक जाने के लिए। रिक्शा जब लेते हो तो उसने बोला, आप जब उतरे तो रिक्शा वाले से पूछा कितना रुपया हुआ, उसने बोला 20 रुपए। तो तुमने उसको 20 रुपए दिए। अब जो 20 रुपए तुम उसको दे रहे हो, तुमने किस चीज का दिया? क्या कोई सामान तुम्हारे हाथ में, या उसने जो सर्विस तुमको दी, जो तुम्हारे घर से तुमको अपने स्टेशन क्लासेस तक पहुंचाया, उस चीज को आप देख नहीं सकते हो ना। तो सर्विस मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो एक सर्विस दे रही हूँ, बट ये चीज हम देख नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं इनटेंजिबल। अगर एक किराने वाले के यहाँ से 1 किलो चावल लिया, तो वो 1 किलो चावल का आप पैसा जब दोगे 50 रुपया, तो वो चावल आपके हाथ में दिखेगा, मतलब वो एसेट्स जो है वो टेंजिबल है, जिसको आप देख सकते हो, टच सकते हो। पर सर्विस जब प्रोवाइड की जाती है तो वो होता है इनटेंजिबल। मतलब आप डॉक्टर को पैसा दिए, रिक्शे वाले को पैसा दिए, और आप पैसा देकर जब बाहर आ गए तो उसमें आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, किस चीज का पैसा दिया। आप पैसा वहां पे देते हो जो आपको सर्विस दी गई है। समझ में आ गया? क्लियर? तो सर्विस आर इनटेंजिबल इन नेचर, मतलब जिसको मैं देख नहीं सकती हूँ, जिसको मैं टच नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? कैन नॉट टच और सीन। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इट कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ फ्यूचर। मतलब जैसे आज चावल लेकर आ गए, आज समझो कांदे का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, चावल छोड़ो कांदे पे आते हैं। कांदे का प्राइस बढ़ने वाला है, किसी ने बता दिया कि भाई कांदा अभी 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो जाएगा। तो मम्मी क्या करेगी? जो कांदा है 20 रुपए का, आज मार्केट में गई 20 रुपए का लिया, अरे भाव बढ़ने वाला है, वो जो 5 किलो लेकी थी वो 10 किलो लेके आ जाएगी। अब 10 किलो क्यों लेके आएगी? कि भाई आगे में फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो अभी से जमा करके रखती हूँ, बाद में यूज करूंगी। पर क्या आप डॉक्टर को बोल सकते हो कि डॉक्टर आज तो मेरी तबियत ठीक है, अभी मुझे चेक कर लो, आगे जाके क्या पता मेरी तबियत खराब हो जाए। तो क्या डॉक्टर की उस सर्विस को तुम एडवांस में लेके जमा करके रख सकते हो? क्या नहीं ना। तो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर फॉर फ्यूचर। हम इसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से स्टोर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया सर्विस का मतलब? बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहां पे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ चीज मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, बना रही हूँ या सर्विस दे रही हूँ, और उससे मुझे इनकम चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए। सर्विस क्या होता है? जब यही बिजनेस में कर रही हूँ पर किसी गुड्स में नहीं कर रही हूँ, ये बिजनेस में किस चीज का कर रही हूँ? सर्विस का कर रही हूँ। जैसे मार्कर की कंपनी, जब आप मार्कर की कंपनी बना रही है तो वो दिख रहा है कि वो आपको क्या दे रही है? गुड्स दे रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनी है, जैसे बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, आप क्लासेस में आते हो, क्लासेस में आप पढ़ने जा रहे हो, आप फीस पे करोगे, तो जो फीस पे करोगे आप क्या उस चीज के लिए कोई सामान क्लासेस से लेके जाओगे? नहीं, आपको वहां पे क्या मिलने वाली है? सर्विस। समझ में आ गया? ठीक है, डेफिनेशन देखो, एक मैंने सिंपल सा डेफिनेशन लिया। एक्टिविटीज बेनिफिट, एक्टिविटी जो हम काम करते हैं अपने फायदे के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, और यही चीज मैं तब करती हूँ जब उस चीज को मैं सेल करती हूँ। मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास बीएड की डिग्री है, मैंने डिग्री ली है, अब उसी डिग्री का मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने नॉलेज को एक एक्टिविटी कर रही हूँ, पढ़ाकर, उस पढ़ाकर मैं ऑफर कर रही हूँ, सेटिस्फेक्शन कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ कि भाई मैं ये नॉलेज सबके साथ दे सकूं, एंड प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल्स ऑफ गुड्स। जैसे हम गुड्स को बेचकर हम चीजें लेते हैं, सामान, दाल चाहिए, चावल चाहिए, लिया और उसके लिए पैसा दिया, वैसे ही सेम तरीके से सर्विस होता है कि भाई मैंने किसी को सर्विस दी और उस सर्विस के बदले, वो एक्टिविटी के बदले मैं उससे कुछ पैसे ले। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ? मीनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, अब फटाफट आ जाते हैं हम लोग फीचर्स। फीचर्स का मतलब मैंने बताया अपने लेक्चर्स में, फीचर्स का मतलब होता है उसके गुण क्या है। सो फीचर्स ऑफ सर्विस क्या है? सबसे पहला हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, इनटेंजिबल, मतलब इट कैन नॉट बी टच और इट कैन नॉट बी सीन।
मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब आप पढ़ाने के बाद किसी को बोलोगे यूनिक ट्यूटोरियल से आपको क्या फायदा मिला, अरे क्या नॉलेज मिला, सर्विस दिया, उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दिया, तो ये आपका क्या हो गया, इनटेंजिबल। मतलब आपको मैं कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं सर्विस दे रही हूँ, गुड्स मेरे पास से कोई सामान नहीं लेके जाओगे, लेकिन आप मेरे पास से क्या लेके जा रहे हो, नॉलेज। तो ये जो मैं शेयरिंग ऑफ नॉलेज है, ये क्या है, सर्विस। सेकेंड, इनसेपरेबिलिटी, मतलब अगर आप बोलते हो कि आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जो आपको सर्विस दे रहा है और वो डॉक्टर दोनों अलग नहीं है। सर्विस तब भी मिलेगी जब सर्विस प्रोवाइडर खुद वहां पे होगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब दामिनी मिस खुद वहां पर होगी। पर अगर मैं हुई नहीं तो क्या आपको वो सर्विस मिल पाएगी, क्या नॉलेज का, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसने क्या बोला, इनसेपरेबिलिटी, मतलब हम इस चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं कि अगर जो सर्विस दे रहा है उस टाइम पे उसका वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। सर्विस जो देने वाला है घर पे, मैं घर पे बैठी हुई, आप आके क्लासेस में बैठ के पढ़ रहे हो, आप बोलते हो कि हाँ हाँ मुझे मिस ने घर पे से बैठ के पढ़ा दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आज आपका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रही हूँ तो वो तभी क्लियर होगा जब मैं खुद यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंसी। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस, देखो ये बहुत बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। एग्जांपल देखो, आप किसी कपड़े वाले के दुकान पे जाना, ठीक है, कपड़े वाले के दुकान पे जाते हो और कपड़े वाले के दुकान पे जाने के बाद आप एकदम मस्त ड्रेसिंग वेसिंग करके जाओ, आप जैसे अपने एकदम अच्छे खासे कपड़े पहनो, आप उसको बोलोगे भाई जीन्स दिखा, अब वो जीन्स अगर 400 का होगा ना तो तुम्हारे कपड़े पहन के पहले बोल देगा 700 रुपया, क्योंकि उसको पता है कि भाई इतने अच्छे ड्रेसिंग के साथ आया है तो कोई मालदार पार्टी आया, तो वो तुमको बोलेगा 700। दोबारा तुम ही जाना 1 महीने बाद और कुछ फटे वटे यहाँ से थोड़े बहुत कपड़े रहेंगे, वैसे कपड़े पहन के जाना, और जब तुमको वैसा देखेगा वो समझ जाएगा भाई इसको ज्यादा प्राइस बोलूंगा नहीं, ये वैसे भी पैसे नहीं देगा, तो वो 700 रुपए की जगह तुमको क्या प्राइस बोलेगा, 400 रुपए या 500 रुपए। अब एक ही जीन्स उसने जब सर्विस देने का टाइम आया तो अलग कर दिया, प्राइस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे उसको दिखा कि भाई कोई पैसे वाला है तो प्राइस बढ़ा दिया। सेकंड टाइम पे उसको दिख रहा है कि ये जो आया भाई इतना अफोर्ड नहीं करेगा, ये मुझे देगा नहीं, तो मैं रीजनेबल प्राइस इसको बताता हूँ। तो जो सर्विस दी जाती है वो हर टाइम पे सेम होती नहीं है। हर कस्टमर का जब वो सर्विस ले रहा है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होगा, इट कैन बी अ डिफर, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। एक होटल में गए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, टाइम पे खाना मिला, आपने दूसरे को सजेस्ट किया, दूसरा गया, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने सर्विस अच्छी नहीं दी, ठीक। नेक्स्ट आता है पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या होता है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मीनिंग में समझाया था आप लोग को कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। मतलब पेरिशेबल हम लोग होते हैं ना, जैसे कि भाई कोई ऐसा सामान है जो जल्दी खराब हो जाता है तो उसको अच्छे से स्टोर, जैसे टमाटर ले लिया या फिर कुछ ऐसे खाने पीने के केचप वेचप होते हैं जिसको आप फ्रिज में ज्यादा टाइम तक नहीं रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि सर्विस जो है ना वो पेरिशेबल है, पेरिशेबिलिटी नहीं है। मतलब आप इसको जमा करके नहीं रख सकते। अच्छा मैं जाता हूँ डॉक्टर से अभी से पूछ लेता हूँ मुझे दस्त हो गया तो क्या गोली, बुखार हो गया तो क्या गोली, सर्दी हुई तो क्या गोली, आप पहले डॉक्टर से दवाई लाके रख दिए और फिर कल को बुखार हो गया गोली खा रहे हो पर तबियत ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो पर सर्विस तो दिखता ही नहीं है। सर्विस इसको तो आप स्टोर करके रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मली अगर मैं सर्विस की बात बोलूं तो सर्विस आप स्टोर नहीं कर सकते हो, उसको आपने यूज किया वहां तक वो खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, समझो मार्केट से कोई सामान लेकर आए, ठीक है, आपको उसमें से आधा सामान चाहिए, आधे की जरूरत नहीं है, तो आपने अपने किसी रिलेटिव को उसको ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अगर आप कोई सर्विस लेकर आ रहे हो, जैसे हेड मसाज लेकर आए, तो आप क्या बोलोगे, आज मैं स्पा में जाके हेड मसाज लेके आया, आओ मैं तुमको भी ट्रांसफर करता हूँ, पॉसिबल है क्या, नहीं। तुम उसको दोगे वो अलग पर्सन सर्विस है, वहां पे जिसने दिया वो अलग सर्विस प्रोवाइडर है, तो जो चीज सर्विस तुमको मिली वो तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। लास्ट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन का सिंपल सा मतलब है, अगर मैं नॉलेज दे रही हूँ पर नॉलेज लेने के लिए कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो क्या सर्विस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो सर्विस तभी पॉसिबल है कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस टेकर दोनों वहां पर होने चाहिए। मतलब अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ और वहां पे स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं अकेले तो खुद को नहीं पढ़ाते बैठूंगी ना, तो वहां पे कब पॉसिबल होगा, जब ये चीज दोनों वहां पे प्रेजेंट होंगे, तभी कंज्यूमर पार्टिसिपेशन होगा। जब कंज्यूमर वहां पे होगा
तब जाकर सर्विस आप प्रोवाइड बोलोगे कि हाँ सर्विस मिली है। अगर मैं बोल रही हूँ मैं सर्विस दे रही हूँ, मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, पर वहां पे कोई है ही नहीं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था इस चैप्टर का रिगार्डिंग द टॉपिक ने, मतलब आपके चैप्टर का जो नाम था बिजनेस का मतलब और सर्विस का मतलब, ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक का सबसे फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग योर पेपर ऑल्सो। सो योर फर्स्ट पार्ट इज बैंकिंग सेक्टर्स। सो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं बैंकिंग पार्ट। स्टार्ट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रिगार्डिंग द बैंकिंग। और आपके जितने भी टॉपिक्स है उसके अंदर आप देखोगे तो स्टडी वाइज भी दो टॉपिक बहुत टफ पड़ते हैं थोड़ा सा, एक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने आपके चैप्टर्स के अंदर जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, एज यूजुअल आप जानते हो कि मेरी खासियत एक ही है कि मैं मेरे लेक्चर के अंदर पूरा पेपर जो मेरा प्रेजेंटेशन रहता है बोर्ड प्रेजेंटेशन, मैं इस तरीके का देती हूँ कि आपको टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आपने मेरे ये नोट्स भी कहीं पर लिख दिया तो आराम से आप कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर बैंक क्या आता है, नॉर्मल वर्ड में बोलूंगी तो आपको बैंक का मतलब पता है कि भाई बैंक क्या होता है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल मतलब पैसे की रिगार्डिंग वो काम करता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है कि भाई अगर किसी के घर में ज्यादा पैसा है, आपको सिक्योरिटी लाए तो आइए हम डिपॉजिट करते हैं, अगर आपको कोई एडवांस चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइडेड करेंगे। पैसे से लेके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, किसी को लोन चाहिए, किसी को सेविंग्स करना है, किसी को अपना हर महीने जमा करके उस पर इंटरेस्ट चाहिए, तो ऐसी सारी सर्विस जो इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं बैंक। तो बैंक क्या है, बैंक is a financial institutions which deals with the accepting advance and loans and other related service related to money and financial requirement at consumer। इतना समझा बैंक का मतलब क्या होता है। बैंक का मतलब जो हमारे पैसे को अपने पास सेव रखेगा, जरूरत पड़ने पे हमें पैसा भी देगा, हमें कभी एडवांस की जरूरत है तो वो भी देता है। यहाँ पे क्लियर हो गया बैंक। अब नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंकिंग। आपके पूरे सिलेबस में 9 टाइप्स के बैंक्स दिए गए, तो 9 में से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टार्टिंग के 4 बैंक्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद में आपको नेक्स्ट के 4, और जो लास्ट वाला बैंक है उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक से। सबसे पहला बैंक कौन सा बोला है, सबसे पहला बैंक है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब क्या, एपेक्स। एपेक्स मतलब जो सबसे बड़ा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे जितने भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, बैंक। इतना ध्यान रखो कि हमको फाइनेंस कौन देता है, बैंक देता है। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब जितने भी बैंक है उन सब में सबसे बड़ा बैंक कौन सा बोला जाता है, सेंट्रल बैंक। मतलब अगर मैं बोलती हूँ जितने नीचे बैंक है उन सबको कंट्रोल करने का पावर किसके हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक। ठीक, इसको स्टार्ट इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर हर कंट्री का खुद का एक सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री का। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में है ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है सबके पास खुद के बैंक है, और वो रिजर्व बैंक जिसको मतलब सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसको स्टार्ट कब किया गया था, आरबीआई एक्ट मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1944 में एक ऐसा लॉ पास किया गया था जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो आरबीआई है वो हमारी सारी कंट्री का मेन बैंक बनेगा, मतलब सेंट्रल बैंक बनेगा, कि ये एक बैंक है और इसके नीचे जितने भी बैंक है ये सारे काम डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक का। नेक्स्ट, फ्रेम द मॉनिटरी। ये वर्ड मॉनिटरी जहां आएगा ना उसका मतलब समझ जाना। मॉनिटरी का मतलब होता है मनी और पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब आरबीआई का काम होगा कि पैसे को मार्केट में कितना प्रिंट करना है, किसको कितना लोन देना है, कितना हमारे डेप्ट क्लियर करने, मतलब एज ए कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का कितना डेप्ट है, कितना लोन है, ये सारा काम संभालने का काम किसको दिया गया था, आरबीआई। मतलब फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। इसका काम क्या होता है कि पैसे से रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और रेगुलेशन जो कि नीचे वाले बैंक को फॉलो करना है वो कौन फ्रेम करता है, आरबीआई। नेक्स्ट, करेंसी नोट्स। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि करेंसी को प्रिंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई नोट छापना है तो नोट क्यों छापना है, कितना करना है। तो करेंसी को प्रिंट करने का जो राइट्स भी दिया गया है वो किसको दिया गया है, सेंट्रल बैंक को दिया गया। एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल बैंक्स। बैंकर्स बैंक मतलब पापाओं के पापा, सारे बैंक का हेड
मतलब ये जितने बच्चे हैं हमारे कमर्शियल बैंक जितने, उन सब एचडीएफसी ले लो, एसबीआई ले लो, जितने भी बैंक है, इन सबको चलाने का काम किसको दिया गया है? सेंट्रल बैंक। 4 से 5 पॉइंट में पूरा सेंट्रल बैंक मैंने कवर कर दिया। टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे लंबा जाएगा, कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे मैंने फटाफट खत्म कर दिया। क्या बोला? एपेक्स फाइनेंशियल सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1944 में ये आया था। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसे के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है वो सेंट्रल बैंक फ्रेम करता है। पैसे को प्रिंट करने का राइट्स भी किसको दिया गया है? सेंट्रल बैंक को। और जितने भी बैंक है ये उनका बैंकर्स बैंक है, मतलब सारे बैंक्स को हैंडल करने का काम आरबीआई को दिया। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रल बैंक का टॉपिक होता है खत्म। सेकेंड टॉपिक आते हैं, अब आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक बोला जाता है कि सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, और हमारी इकोनॉमिक मतलब हमारी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को डेवलप करने का एक्चुअल काम जिसको दिया गया है वो कमर्शियल बैंक। कैसे? अगर एचडीएफसी, कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं देखो, एचडीएफसी ले लो, एक्सिस बैंक ले लो, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक है। अब अगर आपको लोन चाहिए या अपना पैसा जमा करना है तो आप किसके पास जाओगे? सेंट्रल बैंक के पास तो नहीं जाओगे। तो यहाँ पे कौन काम करता है? कमर्शियल बैंक। मतलब सोसाइटी में बैलेंस करना, सबको लोन प्रोवाइड करना, एडवांस देना, पैसे को जमा करना, ये सारा काम कमर्शियल बैंक करता है। परफॉर्म मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन ये करता है, जैसे कि एक्सेप्ट करना पैसा, किसी से पैसा लेना, लेंडिंग करना, किसी को पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा देना। वर्क एज एजेंसी। अब एजेंसी का काम कैसे करते हैं? जैसे आपका जो अकाउंट है, अगर आपने समझो जीपे से कनेक्ट करके रखा है तो आप वहीं से अपना लाइट बिल पे कर सकते हो, और वो लाइट बिल का पैसा कहाँ से कटेगा? आपके अकाउंट से। मतलब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप अपने लाइट बिल पे करो तो आप अपने बैंक को बोल दो कि भाई एक काम करो, हमारा जो लाइट बिल है वो आप पे करो, ये काम आपका है। तो आपके बीच में एक ब्रोकर मतलब एक एजेंसी की तरह कि कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आपने उनके साथ अकाउंट खोला है, और आपके बिहाफ में जैसे आपको शेयर्स खरीदने होंगे या कोई सामान खरीदना है, बिल पे करना है, अपने घर का ईएमआई पे करना है, वो टाइम टू टाइम आपके अकाउंट में पैसा रहेगा, वो काट के ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके अंदर वो आपके लिए एक एजेंसी है, एक मीडिएटर है, एक ब्रोकर की तरह है। 3 टाइप के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? पब्लिक वर्ड ओसी इकोनॉमिक में जिधर भी दिख गया इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। ये मतलब ही तुम लोग दिमाग में रख लो कि पब्लिक वर्ड जिधर भी दिखा उसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर मतलब वो बैंकिंग जिसको पूरी तरीके से गवर्नमेंट चलाती है, उसमें किसी भी प्राइवेट का हाथ नहीं है। अब ऐसे बैंक कौन से? एसबीआई ले लो, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, ये सारे जो बैंक है ये कौन से बैंक है? गवर्नमेंट। मतलब इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। ठीक है। प्राइवेट बैंक मतलब इसमें गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। देखो लेना देना मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट आएगी, इन लोगों को कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो गवर्नमेंट के हिसाब से फॉलो करनी पड़ती है, पर ये क्या देंगे, कितने लोगों से पैसा लेना, ये चलाने वाला जो मेन ओनर होगा वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन होता है। मतलब कोई एक अकेला, जैसे मुझे खोलना है, मैंने खुद का बैंक खोल दिया, अब कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बैंकिंग के अंदर है जो गवर्नमेंट ने बनाया, बस मुझे उसको फॉलो करना है, वो फॉलो करके मैं मेरा बैंक का प्रॉफिट खुद के हाथ में रखूंगी, गवर्नमेंट को नहीं दूंगी, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। फॉरेन बैंक मतलब वो बैंक एक्चुअली में है इंडिया से बाहर की कंट्री के, पर उसके ब्रांचेस इंडिया में खोले गए। क्यों खोले गए? क्योंकि आपको पता है हम एक ग्लोबलाइज्ड कंट्री है, मतलब हमारी बहुत सी चीजें हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आप किसी से कोई चीजें खरीदते हो या बेचते हो तो आपको उसको ट्रांजेक्शन भी करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ते हैं। तो ऐसी चीजों को कम करने के लिए, मतलब ये प्रॉब्लम्स कम करने के लिए बहुत से ऐसे बाहर के बैंक है जो इंडिया में काम करते हैं। एग्जाम्पल अब सिटी बैंक का ऑलरेडी आपने सुना होगा कि सिटी बैंक जो है वो बाहर की कंट्री की बैंक है जो इंडिया के अंदर उसके ब्रांचेस चलते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कोऑपरेटिव बैंक। होप सो आपको सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक फटाफट चाहिए तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको टेक्स्ट बुक में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसमें से ही स्क्रीनशॉट ले लोगे तो यहाँ से आपका मोस्ट ऑफ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? देखो ये जैसे ये रजिस्टर हुआ था किसके अंदर के? सॉरी, आरबीआई एक्ट ऑफ 1994 के 1944 के अंदर में हुआ था। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक एक एक्ट बना था, मतलब एक लॉ बना था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था उन लोगों के लिए। देखो कमर्शियल बैंक में आप जाते हो ना तो एक बड़ा अमाउंट आपको वहां पे डिपॉजिट करके रखना पड़ता है, अपने अकाउंट में 10,000 15,000 आपको रखने पड़ते हैं। पर एक इंसान जिसकी महीने की कमाई 10-15 हजार रुपए, तो वो तो भाई ऐसे बड़े बैंक्स में नहीं जाएगा। तो जितने भी रूरल एरियाज थे और जितने भी फार्मर्स होते थे, जो नॉर्मल किसान होते थे, जो दिहाड़ी मजदूर होते थे, मतलब एक दिन का काम किया 500 रुपया मिल गया, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे कॉर्पोरेटिव बैंक्स बनाए गए थे। जैसे आपने आसपास अपने पथफेड़ी भी सुना होगा,
उसमें क्या होता है, आपके रोज का 200-100 रुपए आप जमा करते जाओ। अभी कमर्शियल बैंक में आप रोज का पैसा नहीं जमा करोगे, क्या चलो आज 200 जमा, फिक्स पैसा नहीं था, मेरे हाथ में 5,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया, 10,000 कर दिया। पर यहाँ पे जैसे अगर मैं 400 कमा रही हूँ, तो 400 में से मैंने डिसाइड किया कि हर रोज का 100 रुपए मैं अकाउंट में जमा करूंगी। इतना छोटा अमाउंट कमर्शियल बैंक आपको नहीं अलाउड करता अपने अकाउंट में जमा करने का रोज का। तो ये बेसिकली जितने भी रूरल एरिया थे, सॉरी यहाँ पे अर्बन लिखा हुआ है, ये रूरल एरिया थे, जितने भी रूरल एरिया थे, जितने भी फार्मर्स होते थे, जो बैकवर्ड पीपल्स होते थे, उन लोगों के लिए, मतलब बेसिकली आप देखोगे रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में चलते हैं। तो रूरल और अर्बन एरियाज में जो फार्मर्स होते थे, जो कम दिहाड़ी मजदूर जैसे होते थे, बैकवर्ड पीपल्स होते थे, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। 3 तरीके के स्टार्ट किया गया। वो बैंक जो विलेजेस में चलेंगे, ऐसे बैंक सिर्फ गांव में होंगे, उनको बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। और वो बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, मतलब समझो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैं अगर वसई विरार के, तो वसई विरार का पालघर डिस्ट्रिक्ट है, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक बैंक होगा, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और एक होता है स्टेट बैंक, स्टेट जैसे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक आपने सुना होगा, तो पूरे महाराष्ट्र का एक स्टेट लेवल का बैंक है कि भाई जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो उसमें जाके पैसा डिपॉजिट कर सकता है। वसई विरार अगर पालघर डिस्ट्रिक्ट में वसई विरार का कोई बैंक है, तो भाई जो भी वसई विरार में रहता है वो वहां पे जमा कर सकता है। प्राइमरी मतलब जो छोटे से गांव में जितने भी बैंक होते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो कॉर्पोरेटिव बैंक कॉर्पोरेटिव एक्ट सोसाइटी एक्ट में स्टार्ट हुआ था, इसको स्टार्ट किया गया था फार्मर्स और बैकवर्ड पीपल के लिए। 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। प्राइमरी मतलब जो विलेज में रहता है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट मतलब वो स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम से आपको समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्रीज का मतलब आपको पता है। तो ऐसे बैंक जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलप करवाने के लिए जो बैंक स्टार्ट किए गए थे कि भाई ये छोटी इंडस्ट्री है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको आगे बढ़ना है, तो इनको थोड़े से लोन्स चाहिए रहेंगे, इनको एडवांस चाहिए रहेंगे, तो इनको आप लोन प्रोवाइड करो। तो ऐसे बैंक को बोलते थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। तो बेसिकली एक फाइनेंस, हर बैंक क्या है, जितनी भी बैंक है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लंबे टाइम के लिए या थोड़े टाइम के लिए आपको टर्म फंड देती है बिजनेस के लिए, मतलब मुझे मेरा बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक की जगह नहीं जाकर मैं सीधा आईडीबी में जाती हूँ। आईडीबी इज व्हाट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। मैं इनके पास जाती हूँ कि भाई मुझे मेरी इंडस्ट्री को बढ़ाना है, तो वो उस चीज के लिए मुझे फंडिंग देते हैं। एग्जाम्पल इसमें बैंक के दिया IFCI एंड SFC फॉर एक्सपांशन। ये जो पैसा देते हैं ये आपके डेली के पैसे, आपके घर के खर्चे जमा करने के लिए, ये आपको फंडिंग इसीलिए देंगे कि आप अपने बैंक, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सको और बढ़ा सको, मॉडर्नाइज कर सको। सेकेंडली ये इनका काम क्या रहता है, आपके जो शेयर्स होते हैं, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, अगर जिसको नहीं पता होगा मैं मेरे शॉर्ट्स में इसके बारे में डिटेल डालने वाली हूँ, तो आप जाके चैनल के शॉर्ट्स पे जाकर देखोगे तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के बारे में मैं डिटेल दूंगी। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के जो भी शेयर्स खरीदते हैं उनके अंडर राइटिंग के लिए हेल्प करते हैं। देन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, कि जिसको शेयर्स खरीदना है, बॉन्ड्स खरीदना है, तो भाई मैं नहीं जा सकती शेयर स्टॉक मार्केट में, तो मेरे बिहाफ में मैंने उनको बोल के रखा कि ये मेरे बिहाफ में वैसी चीजें कर, ठीक है। तो आपके बैंकिंग के 9 पॉइंट्स में से मैंने 4 पॉइंट्स, मतलब आज का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन और बैंकिंग के 4 पॉइंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आएंगे तो बैंकिंग का पार्ट पूरी तरीके से कवर कर देंगे। तो आज हमने सेंट्रल बैंक देख लिया, कमर्शियल बैंक देख लिया, कॉर्पोरेटिव बैंक देख लिया एंड IDBI देख लिया। आप शॉर्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, ताकि आप लोग को पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग ने इस तरीके से ये की पॉइंट्स पढ़ लिया और फिर खुद से थोड़ा आगे पीछे सेंटेंस फ्रेमिंग करके लग दिया तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। अगेन कुछ की टर्म्स होते हैं जो आपके ओसी के अंदर रहता है और उसके मैं बहुत जल्दी शॉर्ट्स वीडियो लेकर आने वाली हूँ, तो जिसको भी चाहिए आप कंटिन्यू सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिले, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, पेपर्स के रिगार्डिंग में ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव और ऐसे शॉर्ट कीवर्ड्स के साथ फटाफट मैं लेक्चर आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तब तक थैंक यू।